हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कैसे किया जाए। हमारे साथ हैं रवि सर। रवि सर, वेलकम एट हियर। थैंक यू सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपको मेंस की तैयारी कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। रवि सर के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। रवि सर ने 5 बार एमपीपीएससी का मेंस दिया है, या रवि सर ने एमपीपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज है एमपीपीएससी मेंस और इंटरव्यू को लेकर। तो आइए डिस्कस करते हैं बेसिकली मेंस और इंटरव्यू में आपको कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली अभी डिस्कस करेंगे मेंस के बारे में, एक अलग डिस्कशन में हम लोग इंटरव्यू का डिस्कस करेंगे। अभी मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रवि सर, वेलकम एट हियर। थैंक यू सर। तो आज हम जानेंगे बेसिकली मेंस को लेकर हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग वन बाय वन। तो पहली बात तो हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि एमपीपीएससी का मेंस कब तक होने की संभावना है। देखिए, एमपीपीएससी ने जो अप्रैल महीने की डेट डिसाइड की है, जी सर। तो कहा जाए तो चूंकि 24 अप्रैल को प्रीलिम्स के एग्ज़ाम भी होने हैं, जी सर। लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले ही संभावनाएं हैं कि अप्रैल के सेकंड वीक तक हो जाने चाहिए मेंस, ताकि कुछ बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स में भाग ले रहे हैं और जो मेंस में दे रहे हैं वो भी तो प्रीलिम्स में ही भाग ले रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल एक समय मिल जाए। तो संभावना यह है कि कुछ विशेष सूत्रों से ये पता चला है कि लगभग अप्रैल के सेकंड वीक तक एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, जो कि अभी जैसे टाइम से हो जाएगा, अप्रैल के सेकंड वीक में कंप्लीट होगा, तो आपके पास इतना टाइम मिल जाएगा कि आप प्रीलिम्स भी दे पाएंगे, है ना। तो एमपीपीएससी कुछ ना कुछ ऐसा मोड बना रखा है। और वैसे एमपीपीएससी कॉल किया गया तो एमपीपीएससी ने भी इन्फॉर्म ऐसे ही किया है कि सेकंड वीक ऑफ द अप्रैल में दे विल कंप्लीट दैट वन, है ना। सर, एक क्वेश्चन ये यहाँ से बन रहा है इस समय कि क्या एमपीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या, एमपीपीएससी मेंस का। देखिए सर, ऐसा संभावनाएं तो काफ़ी कम दिख रही हैं। फिर भी अगर हो सकता है कि कोविड पेंडेमिक वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन संभावनाएं कम ही दिख रही हैं कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होंगे। अदरवाइज यह एमपीपीएससी ने अपने शेड्यूल के अनुसार ही एग्ज़ाम कराने की पूरी तरह संभावनाएं हैं। चूँकि अभी हमने देखा है कि जो बाकी एग्ज़ाम है, जैसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम है, वो चल ही रहे हैं। तो इस समय देखा तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली ये मूड में है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगी, करवाएंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स के शेड्यूल्स में भी काफ़ी देरी हो रही है। पिछले भी एग्ज़ाम्स जो हैं 2019 वाले मेंस हो गए, और 20 का भी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट काफ़ी देर से जारी किया गया है। तो लेकिन अगले सत्र को ध्यान में रखते हुए संभावना है कि एग्ज़ाम होंगे ज़रूर, डेफिनेटली। और अपनी आप तैयारी उस हिसाब से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखें, डेफिनेटली। तो आप लोगों को अप्रैल के हिसाब से ही तैयारी करना है कि अप्रैल के सेकेंड वीक में आप लोगों का प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। अप्रैल के सेकेंड वीक में नहीं, बल्कि अप्रैल के सेकेंड वीक में तो आपके एग्जाम होंगे। आपको कोशिश करना है कि मार्च के लास्ट तक में अपना पूरा सब कुछ कंप्लीट करके रखें, है कि नहीं। तो सर, आज जानते हैं बेसिकली एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के दौरान कौन सी 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है जिसको हम जानना चाहते हैं कि एमपीपीएससी मेंस की तैयारी के दौरान कौन सी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको फोकस करना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है एमपीपीएससी की मेंस की तैयारी के दौरान ये रखना चाहिए कि सबसे पहले जो सिलेबस है आपका, उसकी आप सबसे पहले प्रॉपर स्टडी कर लें कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसको पहले रीड्स और एनालाइज कर लें पूरी तरह से कि। और दूसरी बात, रीड और एनालाइज करने के बाद जो है आपके पास उसको देख लें कि जो सिलेबस में है उसके लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस हैं कि नहीं, यानी बुक्स अवेलेबल है कि नहीं। और जो बुक्स में जो चीज़ें हैं, या फिर ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपको मिल नहीं रहे हैं उस बुक्स में और वो सिलेबस में हैं, तो वो आप उसको कैसे कलेक्ट कर लेंगे, कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा ले सकते हैं, आपकी बनाई हुई नोट्स हैं, कोचिंग की नोट्स हैं, जो भी इनका सहारा लेना चाहें। और ये देखें कि आपके सिलेबस को पूरा कवर कर रही कि नहीं जो आपके रिसोर्सेस हैं, उसका दूसरी बात ध्यान रखें। ये तो पहली बात तो ये है कि अपना सिलेबस अच्छी तरह से देखें आप लोग, और सिलेबस देखने के बाद में उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। मतलब कंटेंट प्रॉपर तरीके से तैयार करें, कंप्लीट करें। मतलब सिलेबस को A to Z आपको कंप्लीट करना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन डिफिकल्ट पूछ लिए गए, कुछ पोर्शन ईजी पूछ लिए गए, है ना। तो यहाँ पे देखा यदि आपने पूरा कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात ये हो सकती है कि एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान जो लोग कर रहे हैं, और तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये एक तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। दूसरा, तो लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाने चाहिए। तो ये बात हो, मैं ये कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आप शुरुआत करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे।
बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन का पैटर्न एक पता चलता है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसी के कई बार लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं, इसलिए मुझे लगाना चाहिए। देखिए सर, ऐसा होता है कि रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। मैं कहूँगा कि एक आध दो क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए 2-3 तो वो अलग बात होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जब रिपीट नहीं होते फिर क्यों लगाना चाहिए? इसलिए नहीं, मेरे अनुसार तो ये है कि सर इसलिए लगाना चाहिए कि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिमाग को एक सेटअप प्रदान करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, एमपीपीएससी का पैटर्न क्या है, उसके अनुसार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस के लिए एक रिदम प्रदान करते हैं। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, जैसे सर ने बताया कि आपको एग्जाम के जोन में कह सकते हैं, आपको लेके जाते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे आते तो हमें उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का एक पैटर्न होता है और टीचर की जो माइंड सेटअप वो कैसे काम करता है, टीचर कैसे क्वेश्चन पे फॉर्म करता है, तो वो चीज़ आपको लग जाती है। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए सर? तीसरी चीज़ है कि प्रीवियस, देखिए आप पढ़ाई करने के दौरान आप अपना सिलेबस तो कवर करते रहें, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि क्वेश्चंस आपको आंसर राइटिंग, मेरे विचार से एक आंसर राइटिंग जो होता है एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेंस के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका आंसर राइटिंग ही रहेगा, क्योंकि देखिए आपको वहाँ पे 3 घंटे बैठ के लिखने हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज का अभी का जो सिलेबस जो बदला गया है, तो शब्दों की जो सीमा दी गई है उसके अनुसार जैसे 3 अंक के क्वेश्चन हैं, तो 3 अंक के क्वेश्चन बेसिकली 10 से 20 शब्द रहेंगे। तो इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लेकिन 5 अंक के जो क्वेश्चन होते हैं, 5 अंक के और 11 अंक के जो प्रश्न होते हैं, जो कि 50 शब्दों में लिखे जाएंगे 5 अंकों के, और उधर 200 शब्दों के रहेंगे। इनके लिए आपको विशेष रूप से एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब इसमें चर्चा करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चनों को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, 5 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए क्या हो, जैसे शब्द सीमा 50 है, तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 50 शब्दों में पूरे नहीं हो सकते हैं। सही बात। तो आप उसको मैक्सिमम अगर लिखना चाहेंगे तो 60 या 70, 60-65 इतना लिख सकते हैं। लेकिन शब्द सीमा का विशेष रूप से आंसर राइटिंग करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली है कि आप पेपर में कुछ न कुछ क्वेश्चंस जो है अंत में मिस करने वाले ही हैं। ऑब्वियस होती है, एक जगह आप ज़्यादा दोगे तो दूसरी जगह कम हो जाएगा, इसी बात वो कम होने वाले हैं। तो कोशिश ये करें कि 50 पे हो जाता है तो ठीक, नहीं बहुत ज़्यादा खिंचता है तो कुछ 60 या 65, उससे ज़्यादा आप कतई ना सोचें कि हम बढ़ा लें कि हमसे बहुत अच्छा आ रहा है ये क्वेश्चन, तो हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। हाँ, इस वजह से आप अपना समय ना बर्बाद कर लें। तो 5 अंक का क्वेश्चन लिखने सबसे पहले आप दिमाग में ये भी रखें कि टू द पॉइंट लिखें। क्वेश्चन को क्या कोशिश किया जाए कि सबसे पहले क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखा जाए। और वैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो की जाती है उसका पर्पस भी होता है कि आपको आंसर सॉर्ट करने की हैबिट डालनी होती है, सॉर्ट करना है, बड़ा करना है। जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे मान लीजिए PSLV के बारे में पूछा गया, अब उसको 5 मार्कर में कैसे लिखना है, ये प्रैक्टिस आपको पहले से क्यों करवाई जा रही है? इसलिए करवाई जा रही है जिससे आप उस समय के आंसर को शॉर्ट या लंबा करना सीख लें, इसलिए। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है, आपको परफेक्ट बनाती है। और इस फिर तीसरी बात करेंगे जो 11 अंकों के प्रश्न हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे लिखना है। उसमें सबसे पहले अपने माइंड को, सबसे पहले जब आप 11 अंक के क्वेश्चन को करने जाएं तो सबसे पहले माइंड को एक रिफ्रेश कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको लिखना है। ये बेसिकली निबंधात्मक प्रश्न होता है। हाँ जी, क्या होता है कि जब आप बड़े क्वेश्चंस के लिए जाते हैं कहीं दिमाग में थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट सी आ जाती है, तो थोड़ा सा 1-10 सेकंड के लिए एक रिलैक्स मोड ले लें और अपने आप दिमाग में सोच लें कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको लिखना है, कि आप अपने दिमाग से क्या कुछ पॉइंट्स को क्रिएट कर लें। क्योंकि जब पॉइंट को आप क्रिएट कर लेते हैं, टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं, तो उससे क्या माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि हमको किस सीक्वेंस में, किस पैटर्न में आपको आंसर को लिखना है। ये 11 अंकों के लिए, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो निबंधात्मक टाइप के हो जाते हैं प्रश्न। तो एक माइंड मैप जब बन जाता है, आपका प्रॉपर सीक्वेंस बन जाता है, तो आप उसे अच्छी तरह से पूरी तरह से रफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। और देखिए क्या होता है, एक बच्चों के कुछ मन में ये सवाल होते हैं कि मैप वगैरह कैसे बनाना है, क्वेश्चन में मैपिंग कैसे करनी है। तो मैक्सिमम ये ज्योग्राफी वगैरह के जो पार्ट होते हैं, हिस्ट्री वगैरह की, जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता आंदोलन की हमको क्या करने की
कुछ आंदोलन के लोकेशन वगैरह दर्शानी है, तो उसके लिए आप मैपिंग प्रैक्टिस भी करते रहें, मैप्स बनाते हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश के मैप तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा ही होना चाहिए। जितने सारे मैप आप बनाओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हर एक क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे, ये भी देखें कि हर एक क्वेश्चन में मैप बनाने की आवश्यकता अगर नहीं है तो नहीं बनाएं। यदि वो जबरदस्ती का ना करें, यदि लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बनाने चाहिए, जैसे खनिज संसाधन के लिए आपको बनाना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप जलवायु की दशाएं दिखानी है आपको, ठीक है ना, कुछ क्लाइमेट जोन आपको दिखाने हैं, है ना, पर्वत पठार मैदान दिखाने, उनके हिस्से अगर आपको दिखाने हैं, तो बहुत जल्दी आप 10 सेकंड के अंदर जो है अपने मैप को पूरा कर लें। और छोटा सा ही मैप बनाएं। मैप ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट मैप बनाने का प्रयास ना करें, और एक छोटा सा मैप बनाएं जिससे आपका वो जो मैप है पूरा जो लिखावट का जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा कवर भी ना करें, क्योंकि आपको लिखना भी है उसके बारे में संदर्भ में, तो वो आपका पूरा हिस्सा वो न कर ले, कवर न कर ले। इसलिए मैप छोटे मैप में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को दर्शाने का और जल्दी से दर्शाने का प्रयास करें। और जहाँ तक आंसर राइटिंग के दौरान हम देखते हैं कि जैसे साइंस का पार्ट आता है, तो कहीं कहीं ये रहता है कि निबंधात्मक प्रश्न में चित्रानुसार वर्णन करें। तो यदि आपको चित्र आ रहा है तो बेसिकली चित्र बनाएं। और ये कभी कभी लोगों के मन में ये रहता है कि पेंसिल से बनाएं कि पेन से बनाएं, ये भी रहता है, तो आप पेन से ही बनाएं, क्योंकि ऐसा कोई इशू नहीं है वहाँ पे, पेन से बना सकते हैं, कम्प्लीटली फाइन है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और एक ही पेन का प्रयोग करें आप, काले या नीले का रहता है, अगर काले का कर रहे हैं तो काले का, नीले का कर रहे हैं तो नीले का ही, क्योंकि बार बार पेन चेंज करने से टाइम कंज्यूम होता है। ऐसा लिखा भी नहीं गया है कि एमपीपीएससी की गाइडलाइन में कि आप जो है तो हेडिंग किसी और पेन से डालिए, किसी और से, एक ही पेन का आप प्रयोग करना है, पूरी तरह से वर्जित है आपका। तो ये हुई 11 अंक के प्रश्नों की बात आंसर राइटिंग की। तो इस प्रकार से आप लोग हेडिंग टॉपिक बना के 11 अंकों को, तो फॉर्मेटिंग पहले से आप बना लें, आप सभी लोग फॉर्मेटिंग पहले से बना लें, एलियन मार्कर बहुत ही जरूरी है। देखिए, अब दूसरी बात ये होती है कि एक सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है टू द पॉइंट आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं कि टू द पॉइंट नहीं आते हैं। फिर आप उस स्थिति में ऐसा क्या सोचेंगे? फिर आप अनावश्यक चीज़ें लिखने की कोशिश ना करें, टू द पॉइंट नहीं आ रहा, फिर उसको आप पैराग्राफ राइटिंग में करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आंसर पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहिए, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना चाहिए। जो पैराग्राफ के पॉइंट में मान लीजिए आप लिख रहे हैं, लिखने लायक हो, तो उसको पैराग्राफ में ही लिखिए। और टू द पॉइंट नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती की चीज़ें ना लिखें। और कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ले जाएं। हाँ, कभी कभी आपने कीवर्ड पिक कर लिया, उस कीवर्ड को एनालिसिस कर दिया आपने, कर दिया। और पैराग्राफ में कभी कभी ये भी होता है कि थोड़ी बहुत कमियां जो है तो पैराग्राफ आपको छुपा देता है, छुप जाता है। टू द पॉइंट में ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि टू द पॉइंट में यदि आप गलत लिखोगे तो गलत के सीधे नंबर कटेंगे, और पैराग्राफ में थोड़ी बहुत आपकी कमियां आंसर राइटिंग की छुप जाएगी। जी हाँ। तो सर, आपने 4 चीज़ें बताई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहली बात ये है कि आप लोगों को सिलेबस प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है, सिलेबस का कंटेंट प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, और जो रेफरेंस बुक्स हैं कोशिश करें एक स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, है कि नहीं। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि एटलीस्ट आपको कई बार कोचिंग के नोट्स हालांकि रेफर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन चॉइस कि आपने किसी कोचिंग को रेफर किया है तो। और देखिए, सबसे पहली बात है कि रिसोर्सेस को महत्वपूर्ण ध्यान दें, क्योंकि जितना आप रिसोर्सेस लिमिट रखेंगे ना, वो चीज़ें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। हाँ, कई बार लगता है लास्ट में कि हाँ 2 किताब पढ़ लें, 3 किताब पढ़ने, वो भी पढ़ने, इस किताब का भी सहारा, ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। और ये भी कोशिश करें कि अपनी खुद की नोट्स मेकिंग करें। बिल्कुल, खुद की नोट मेकिंग जो होती है वो आपको काफ़ी हेल्प देती है। इससे आप उसमें क्या भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। और एक रिवीजन जब आप उसको करेंगे तो फास्ट तरीके से, और ये कोशिश करें कि शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें आप, शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे ताकि आपका एग्ज़ाम के समय जो है रिवाइज करने में आसानी हो और वो जल्दी हो सके। और एक महत्वपूर्ण, सर ने एक सवाल पूछा था कि और आगे तैयारी के लिए, तो एक देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसमें एक उठता है कि रिवीजन जो है एमपीपीएससी के दौरान तैयारी के दौरान जितना महत्वपूर्ण आंसर राइटिंग होती है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और होता है रिवीजन करना, बहुत ज़रूरी। क्योंकि देखिए, आप एक पढ़ते जाते हैं और फिर कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है वो भूलती भी जाती हैं। हम में से कई सारे लोग क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है तो रिवाइज करने का क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं कि आपने यदि पूरा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप रिवाइज, आपको जो पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ। जी, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को पढ़ा तो वो कम से कम नहीं तो आप 1 वीक
बाद उसको जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको एक वीक बाद रिवाइज भी कर लें, क्योंकि आप जितना छोड़ते जाएंगे उसको कि 15 दिन डिले करेंगे, 1 महीने डिले करेंगे, वो चीज़ें इरेज ही होती जाएंगी। क्योंकि रिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जितना आप आगे पढ़ने से ज़्यादा कि आप कितने चीज़ें पढ़ लें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, उससे महत्वपूर्ण होता है जितना आपने चीज़ें पढ़ी उसको आप रिवाइज कर लें, रिटेन कितना आप प्रॉपर उसको गेन किए हुए हैं, ये जरूरी है। क्योंकि आप बढ़ते जाएंगे और पीछे इरेज होती जाएंगी चीज़ें, तो फिर वो कोई लास्ट में जाके कोई मीन्स नहीं निकलेगा आपका। तो इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट करें, कंटेंट तैयार करें, रेफरेंस बुक जो है स्टैंड बुक्स को फॉलो करें, कम से कम नोट्स, कम से कम बुक्स को पढ़ें, बिकॉज यदि आप ज़्यादा बुक पढ़ोगे तो आपको दिक्कत जाएगी। दूसरी बात ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम के जोन में ले जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि सर ने बताया आप लोगों को कि प्रॉपर तरीके से आपको जो रिवीजन करना है प्रॉपर तरीके से करना है। रिवीजन आप नहीं करेंगे तो बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट होंगे। और लास्ट है आंसर राइटिंग, ये 4 चीज़ें करनी है। सर एक क्वेश्चन हमारे साथ, जी सर कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, फिर उसकी रिवाइज कर रहे हैं, फिर रिवाइज करने के बाद क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उस पार्ट की करें। और यदि कहीं कभी कभी लगता है बच्चों को कि अगर वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे मुझसे। कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब मुझे इसको 2-3 चीज़ें याद आ रही हैं, अब आंसर राइटिंग हम समझ नहीं आता क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप परेशान ना हो इस चीज़ को लेके, ये हर किसी के साथ होता है। और पहली बार में चीज़ें कोई परफेक्ट नहीं होती। आपको 1 बार 2 बार 3 बार उस क्वेश्चंस को लिखना है, बड़े अंकों वाले क्वेश्चन जैसे 5 नंबर और 11 नंबर वाले क्वेश्चन को। और अगर फिर भी नहीं परफेक्ट हो रही है तो इतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कोई चीज़ हम पहली बार करते हैं, पहली बार हम गाना भी गाते हैं ना, तो अच्छे नहीं आता वो, जब कई बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाके प्रैक्टिस के दौरान ही कोई चीज़ें, तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। तो ये कहानी सही इसके साथ भी लागू होती है और ये हर किसी के साथ होता है। टॉपर्स भी होते हैं, उनके साथ भी लागू होता है। हमारे साथ भी हुआ था ये कि धीरे धीरे चीज़ें आई थी, प्रैक्टिस करते करते ही आई थी। एक बार में आप बैठेंगे तो कुछ चीज़ों को सोचेंगे, फिर क्या करेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे। देखिए क्या होता है, जब गलतियां होती हैं तो फिर एक मौका मिलता है कि हम उस चीज़ों को एनालाइज करें। तो आंसर लिखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ये भी कहना चाहूँगा कि अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को क्वेश्चन करने को एनालाइज भी करने की आदत डालें। क्या चीज़ें छूट गई हैं, क्या हमने मिस कर दी है, क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ इरेज कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें उस आंसर राइटिंग में। और 11 अंक वालों में मैं ये भी कहूँगा कि अनावश्यक चीज़ें लिखने का प्रयास ना करें। शब्द सीमा का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, 11 अंकों में भी रखें। 200 शब्द पूछे गए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 220 करिए। अगर आपको बहुत नहीं आ रहा है उसके बाद तो 180 भी कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। 170-80 वैसे भी 2 पेज अलॉट किया है, तो उस हिसाब से अलॉट किया है, तो उससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते हैं। तो अनावश्यक करेंगे तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली मिस करेंगे। तो क्वेश्चन में प्रयास करें कि इररिलेवेंट चीज़ों को थोड़ी कम लिखें। 11 मार्कर में हल्की सी ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले से कर लें कि कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपको फालतू चीज़ें कम ही लिखेंगे, स्ट्रक्चर पहले बन जाएगा। संभावना भी 11 मार्क्स में ज़्यादा बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रही, हमने डिस्कस किया कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा फेमस बनता है हम लोगों के सामने कि जब हम डेली पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि एक टाइम के बाद माइंड फेड अप हो जाता है, मतलब गिव अप करने की टेंडेंसी होती है, लगता है कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि ये हर किसी के साथ होता है। सिविल सर्विस क्या है, एक प्रकार की मैराथन है। बिल्कुल, ये एक छोटी चीज़ नहीं है, एक लंबी मैराथन होती है। इसमें बहुत सारे पड़ाव भी आते हैं। ऐसा नहीं कि 6-7 महीने 6-7 दिन पढ़ लिया फिर बात खत्म। एक वन डे एग्जाम नहीं, पूरी तरह टेस्ट मैच एग्जाम है, तो एक लंबा समय इसमें खिंचता है, टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम है। और तैयारी करने के दौरान जो है तो स्टूडेंट्स में बहुत से ख्याल आते हैं, करे नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पाएगा, हम तो रिवीजन नहीं कर, हमको सब सारी चीज़ें भूल गई हैं, हम इतना पढ़ लिए फिर भी हमें कुछ भी याद नहीं। तो देखिए ये चीज़ें औपचारिक रूप से हर किसी के साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुई, सर के साथ भी हुई, हर किसी के साथ होती है। उससे ये घबराएं नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही है इस चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाएं। यदि आपको मूवी देखने की इच्छा हो रही तो उसको भी देख सकते हैं, सर रिलैक्स कर लें, पर इतना भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट ना करें कि पूरा समय बिल्कुल ही उसमें चला जाए। लेकिन एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि मिनिमम 6 आवर तो आपको देने ही पड़ेंगे किसी भी रूप में।
चाहे आप जैसे भी दे, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मेंस के लिए तो थोड़ा और ज़्यादा ही देना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएंगे थोड़ा सा और ज़्यादा आपको। अच्छा, मेंस में एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि मेंस में जैसे कि आंसर राइटिंग जैसे 3 घंटे, हमारा जो पैटर्न फिलहाल ये है कि डेली आपको 3 घंटे, मतलब चूँकि 6 पेपर होंगे जी, तो डेली कितने घंटे आंसर राइटिंग करना चाहिए? देखिए मेरे अनुसार तो ये है कि डेली की जहाँ तक बात करें तो वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, सबसे बड़ी बात। कुछ लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, शुरुआत करें या पहली बार मेंस दे रहे हों, तो उनके लिए क्या होता है, 3 घंटे कंटिन्यू बैठना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, स्टार्टिंग में चैलेंजिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत करें जैसे 1 घंटे लिखें, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे उसको 1.5 पहुँचाएँ, फिर आप उसको धीरे धीरे 2 घंटे करें, है ना। फिर एटलीस्ट जब आपका एक रिदम बन जाए, तो देखिए लिखना तो आपको 3 घंटे एग्जाम में तो आपको वो भी 6 दिन लगातार, 6 दिन लगातार लिखने हैं, है ना। एक लास्ट पेपर बस में आपको 2 घंटे देने हैं, लेकिन बाकी 5 पेपर में आपको 3 घंटे देने ही हैं। तो कोशिश करें कि अंतिम समय तक, एग्जाम के अंतिम समय तक आपका रिदम जो है 3 घंटे का लिखने का बन ही जाए, लगभग मार्च के लास्ट वीक तक। शुरू में 3 घंटे नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे से शुरुआत करिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाइए। और अगर आप 3 घंटे भी नहीं लिख पा रहे, 2 घंटे एटलीस्ट तो निकालिए ही, एटलीस्ट 2 घंटे। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप लिखने जा रहे हैं और अचानक से आपको 3 घंटे लिखने पड़ जाए। 2 घंटे भी अगर आप बना लेते हैं, मेरे विचार से ऐसा लगता है कि 2 घंटे भी आपकी रिदम बन जाती है, फिर 3 घंटे आप उसको खींच सकते हैं। और अंतिम समय में कहीं भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सर ने टेस्ट सीरीज के लिए बैचेस भी लॉन्च किए हैं, तो सर की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन, उससे आपकी प्रैक्टिस हुई है। लर्न सर्विसेज मेंस में जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है हमने भी देखी है काफ़ी। हाँ, शाम को 4 बजे हमारी चलती है। जी, साथ में 4 बजे क्लास, तो उसमें मैंने देखे हैं कि वो अच्छे आंसर्स भी लिखे गए हैं। प्रयास बच्चे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रयास हैं, ऐसा नहीं, कुछ तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्रयास हैं। तो धीरे धीरे इसमें सर का मार्गदर्शन भी लेते रहे, हमारा भी मार्गदर्शन रहेगा। सर को हमने प्रयास किया है कि सर हमारे ऑनबोर्ड हो जाएं और सर हमारे कुछ क्लासेस लें, तो आई एम श्योर कि जो हमारे मेंस के जो कैंडिडेट्स हैं, इवनली जो बाद में प्रीलिम्स के हैं, उनके भी लिए काम आएंगे। तो कुछ कंटेंट्स है सर तैयार करें और आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस ज़रूर लाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमें रूटीन बना के रखना है। बिल्कुल, एक प्रॉपर आपकी रूटीन होनी चाहिए कि अब आप मेंस की तैयारी में लग चुके हैं या प्रीलिम्स की तैयारी में लग चुके हैं। तो हालांकि हमारी स्ट्रेटजी मेंस के लिए चल रही थी, तो मेंस के लिए है कि एक प्रॉपर रूटीन बना लें कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। ये आप ये ज़रूर तय कर लें कि कहाँ पे आपका वीकर सेक्शन है, कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो चलिए उसको थोड़ा सा आप जो है तो पीछे थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, कम टाइम दे सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपकी बहुत स्ट्रांग है, जिस एरिया में साइंस अगर आपकी स्ट्रांग है तो हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी कमज़ोर हो या फिर कुछ और ज्योग्राफी कमज़ोर हो, तो वहाँ पे आप उसको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए और सभी सब्जेक्ट को बराबर महत्वपूर्ण, बिल्कुल उसको इम्पोर्टेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्ट से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, किसी पोर्शन, तो यदि आप पूरा कंप्लीट कर रहोगे तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल रहेगा। और जहाँ तक है कि मैं ये कहना चाहूँगा सिलेबस को प्रॉपरली पूरा स्टडी करें एक प्रकार से, ठीक है, और घबराएं नहीं पूरी तरह से। देखिए याद रहना न रहना, भूल जाना, ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। जब आप प्रयास करोगे तो कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी आपको। एक चीज़ और भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे लोग, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए कैसे हैंडल करें? फ्रस्ट्रेशन तो देखिए इस तैयारी के दौरान होता ही रहता है। तो अपने आप को सबसे पहली बात तो जैसे मैंने पिछली भी कहा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, घबराएं नहीं। ये देखें जो होगा देखा जाएगा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे अपना योगदान देना है। एक कहावत है ना कि कर्म करो फल की चिंता थोड़ी कम करो, है ना। आप अपना प्रयास जारी रखें और प्रयास जारी करने से जरूर सफलताएं मिलेंगी। ऐसा नहीं, कई उदाहरण भी हैं आपके पास कि लगातार प्रयास करने से कहीं ना कहीं सफलताएं आपको जरूर। फ्रस्ट्रेट ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि एक बहुत बड़ी मैराथन है, पीएससी एक बहुत बड़ी मैराथन है और टेस्ट मैच जैसा होता है। तो निराशा और आशा के दौर जो है तो बीच बीच में आते ही रहते हैं, और वो हर किसी के साथ, हार्ट का जो होता है ना वो अप डाउन होता है और ये हर किसी के साथ हो, केवल आपके साथ ही नहीं होगा, ये हर किसी के साथ होगा। अच्छे जो टॉप किए हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ। ऐसी घटनाएं हमने भी जब मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, ऐसी घटनाएं हुई कि कभी ऐसा लगता था कि बिल्कुल ना पढ़ें, गिव अप कर दें, फिर नहीं लगता था कि नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि करना भी आपको ही है। बिल्कुल है, आंसर राइटिंग भी आपको ही करनी है,
रिवीजन आपको ही करना है, तो सारी चीज़ें आपको ही करनी है, पर घबराना नहीं उस चीज़ के साथ, सारी चीज़ें हो जाती है, कंफर्टेबली हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग अपने रूटीन में काम करें प्रॉपर तरीके से। रूटीन में जब कोई चीज़ आ जाती है तो चीज़ें करना आसान होती है। दिनचर्या जरूर बना लें इसके लिए कि कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, इसके लिए एक परफेक्ट टाइम आप जरूर बना लें, है ना। कि ऐसा नहीं कि घूमने चले गए, मूवी देखने गए चले गए 3-3 4-4 घंटे, कभी भी ब्रेक ले, कभी भी ब्रेक का ऐसा नहीं, चाय पीने चलते हैं, तो ऐसा ये नहीं होगा। मेंस की तैयारी के दौरान एक लिमिटेड टाइम ही मिलता है आपको, 3 से 3.5 महीने जो भी है मिलते हैं, और उस दौरान क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है पीएससी का सिलेबस, तो उसको आपको कवर भी करना है। अन्यथा की चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने का प्रयास नहीं करें, ना करें, बिल्कुल भी ना करें। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस रखने की कोशिश भी ना करें, केवल 2 रिसोर्सेस, मैं तो ये कहूँगा 102 रिसोर्सेस रखें। 102 रिसोर्सेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उतना पर्याप्त जाते हैं, उतने कम है कि 3-3 4-4 बुक्स का सहारा लेते लोग तो कहीं सोचते हैं कि ये चीज़ यहाँ मिल रही है, यहाँ से पढ़ लेते हैं, वहाँ जंप कर लेते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में हमने भी ये देखा था कि ये गलतियाँ हमने भी की थी, तो उन गलतियों से मैं आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। 102 रिसोर्सेज जितना बढ़ाते जाएंगे उतना कंफ्यूजन भी आपको बढ़ता जाएगा, तो रिसोर्सेज जितना कम, और रिसोर्सेज कम रखने से ये होता है कि रिवीजन की आसानी होती है आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम रिसोर्सेज रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें डेली। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एमपीपीएससी मेंस के दौरान। तो आज हमने काफ़ी सारे पॉइंट के हम डिस्कस किए। आई एम श्योर कि सर से आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। सर के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, 5 बार सर ने मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो इससे आपको काफ़ी सारा एडवांटेज मिला होगा। और आप लोगों के पास फर्दर जो कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, वो आपके जो डाउट्स हैं वहाँ भी आप पूछ सकते हैं ना। तो ये रहा डिस्कशन, एक लंबा डिस्कशन। सर आप हमारे प्लेटफॉर्म में आए, इसलिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। जितने भी इस बार मेंस दे रहे हैं सब अच्छी तरह से परफॉर्म करें, और जो भी प्रीलिम्स देंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश ना हो। आगे भी एग्ज़ाम 24 अप्रैल को ऑर्गेनाइज होने ही वाला है, तो उसमें अच्छी तरह से कोशिश करें कि उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो यही शुभकामनाएं हैं हमारी आपके लिए, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबके सामने मुखातिब करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तो बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द लर्न सर्विसेज। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।